कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीटेट की मैराथन क्लास में जो ये टॉपिक पढ़ेंगे ये आज का आखिरी टॉपिक होगा और आज के बाद ये टॉपिक पूरी तरह से ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में जो सीटेट में पर्यावरण प्रश्न आते हैं, ईवीएस में जो प्रश्न आते हैं वो दो ही जगह से आते हैं, क्योंकि 15 नंबर में शिक्षण, 15 नंबर में पर्यावरण होता है। उस 15 नंबर में भी केवल 15 नंबर एनसीईआरटी पे आते हैं। कक्षा 3, 4, 5 की जो आसपास की किताब होती है वहीं से प्रश्न आते हैं। उसके इतर थोड़ा सा परिचय आता है भारत के परिचय से, और हम आज आपको भारत का परिचय पढ़ा के इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो आप कॉपी कलम लेकर हमारे साथ बैठ जाइए। एक कॉपी लीजिएगा, एक कलम लीजिएगा, और आज हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे, क्योंकि आपने देखा होगा पीछे 7 जुलाई को जो परीक्षा हुई थी वहाँ से भी भारत के परिचय से 2 प्रश्न आए थे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा आपके लिए क्वालिफाई होने के लिए एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले डालेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। क्या डालेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय। तो भारत का अगर परिचय की बात करेंगे तो सबसे पहले ये होगा कि भारत एशिया महाद्वीप में कहाँ है? एशिया महाद्वीप में है, और एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध का एक महाद्वीप है। तो इस प्रकार भारत जो है उत्तरी महाद्वीप का देश है। कहाँ का देश है? उत्तरी महाद्वीप का देश है। दूसरी बात है, अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। दूसरा आते हैं, सबसे पहला जो प्रश्न होगा भारत का क्षेत्रफल। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन क्षेत्रफल जानने से पहले एक एक पॉइंट क्रमशः लिखते चलेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे भारत की अवस्थिति। हेडिंग डालिएगा, भारत की अवस्थिति। मानिए अगर हमें ग्लोब पर भारत को खोजना हुआ तो कहाँ खोजेंगे? भारत को पूरे ग्लोब पे अगर खोजना हुआ तो कहाँ खोजेंगे? इसलिए सबसे पहले हेडिंग बनाइएगा भारत की अवस्थिति। क्या लिखा आपने? भारत की अवस्थिति। अवस्थिति में लिखिएगा अक्षांशी विस्तार। क्या लिखिएगा? अक्षांशी विस्तार। आइए बताते हैं अक्षांशी विस्तार क्या है। माने अगर हम ग्लोब पर देखें, अगर ये यहाँ पे अगर हम ये पूरा ग्लोब हो गया, माना ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब में 0 डिग्री को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के जो उत्तर का क्षेत्र होता है इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। जो नीचे का होता है इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध या साउथर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। तो यहाँ से हम जानते हैं कहीं 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो भारत का जो अवस्थिति हमने लिखा है, भारत की अवस्थिति में अक्षांशी विस्तार लिखा है, तो उसमें अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट। कहां से? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके अक्षांश लिखेंगे भारत की अवस्थिति में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्योंकि हम उतना ही लिखेंगे जितना आपके सिलेबस में है, जहां से आपके प्रश्न आ जाए, क्योंकि मैराथन क्लास है, यहां हम आपको भारत का भूगोल पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए उन्हीं टॉपिक को नोट डाउन करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। दूसरा, इसकी देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो जो देशांतरी विस्तार है भारत का वो कितना है? वो है आपका देशांतरी विस्तार। देखिए अक्षांशी विस्तार भारत कहां से कहां तक? यहां से लेके, देख रहे हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, माने 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक जो भारत का अक्षांशी विस्तार था। अब लिखेंगे देशांतरी विस्तार। जो देशांतरी विस्तार है वो कहां से है? वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेके, ये पूर्वी गोलार्ध में है, कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट तक। क्या है? ईस्टर्न माने पूर्वी गोलार्ध। इस प्रकार भारत की अवस्थिति हमने लिख लिया कि भारत की अवस्थिति क्या है। भारत की अक्षांशी जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, जबकि भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। यहां तक हो गया। आगे लिखिएगा, आप हाई बाय बाद में करते हैं, आप जुड़ते जाइएगा, वीडियो को शेयर करते चलिएगा। और हम लोग केवल पठन पाठन पे बात करेंगे, क्योंकि ये मैराथन क्लास है, इसमें हम आपकी बात कम करेंगे। हम जब प्रश्न पूछेंगे आप उसका जवाब दीजिएगा। हाय बाय, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, ये सभी बाद में कर लेंगे। परीक्षा चंद दिन और बचे हुए हैं, ठीक है। और मैंने जैसा कि बताया कि मैं आपको एनसीईआरटी की सिलेबस को मैं कंप्लीट करके पेड क्लास और टेट में नहीं पढ़ना है। आप यहाँ से 15 में 13 आसानी से कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। फिर आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख बिंदु के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जहां से जहां तक अभी हम लोगों ने अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात की, वहां पे कुछ प्रमुख रेखाएं हैं। जैसे लिखिएगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो दक्षिणतम का बिंदु क्या होता है, क्योंकि जब मैप की बात करते हैं तो मैप इस तरह से होता है, यहाँ पे होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट से दो प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? तो इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिगमेलियन पॉइंट था। क्या नाम था? पिगमेलियन पॉइंट था। किंतु जैसा कि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि 25 दिसंबर कहीं 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी, उस सुनामी के बाद जो उसका खंबा था जहां पे ये दर्शाया गया था, वो पानी से डूबी बिंदु है। भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो क्या है? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कितने पे है? 37 डिग्री 6 मिनट पर है। कहाँ है? 37 डिग्री 6 मिनट पर है। ठीक, 37 डिग्री 6 मिनट पर क्या है? इंदिरा कॉल, जो कहाँ पे स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, हम काम की चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। फिर आते हैं भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं। तो भारत की जो पश्चिमी बिंदु है उसके दो नाम है। कौन कौन से आप बताइएगा? भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ पे है 68 डिग्री 7 मिनट। कहाँ पे है? 68 डिग्री 7 मिनट पर है। ठीक है, कहाँ पे है? 68 डिग्री 7 मिनट पर है। तो कहाँ पे? गुजरात के पश्चिम में। कहाँ पे? ये गुजरात के पश्चिम में है। ये कहाँ पे है? गुजरात के पश्चिम में। कहाँ पे? ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये गुजरात के पश्चिम में है, जिसे दो नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसके नाम लिख लीजिएगा। पहला नाम तो यहाँ पे मिल जाएगा गौर मोता। क्या है? कहीं गौर माता मिलता है, कहीं गौर मोता। क्या मिलता है? क्या मिलेगा? गौर मोता, कहीं गौर माता मिलता है। ठीक, ये है। इसका एक नाम और है सरक्रिक। क्या नाम है? सरक्रिक। याद रखिएगा, दो नाम इसके हैं कि प्रश्न में क्या पूछेगा कोई गारंटी नहीं है। गौर मोता और सरक्रिक। अगर आप जैसे जैसे जुड़िएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये एक आखिरी वीडियो है सीटेट के पर्यावरण की। इसके बाद कोई वीडियो नहीं मिलेगी आपको, इसके बाद कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आप जवाब दे दीजिएगा। कोचिंग कहाँ चल रही है? गौरमोता, सरक्रिक, ये देशांतरी विस्तार हो गया। यहाँ पे भारत का पश्चिमी बिंदु है जो गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं भारत का पूर्वी बिंदु। भारत की अगर पूर्वी बिंदु की बात करें तो जो भारत का पूर्वी बिंदु है वो यहाँ पे है। देख रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्व में है, जहाँ पे जिसे कहते हैं 97 डिग्री 25 मिनट पे। इसके दो नाम है, किवीथू। एक तो नाम जानते हैं किवीथू, लेकिन अगर परीक्षा में इसके अलावा कोई नाम आ गया तो क्या होगा? आप इसे शेयर कर दीजिएगा सभी साथियों को अपने। इसके अलावा क्या है? किवीथू के अलावा इसका क्या नाम है? क्योंकि जिन्होंने पेड क्लास ज्वाइन किया तो उनको मैंने ये भेज दिया। सीटेट और यूपीटेट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सीटेट की आखिरी मैराथन क्लास पर्यावरण की है आज। ठीक है, किवीथू के अलावा इसका क्या नाम है? किवीथू के अलावा इसका नाम है वालांगू। वालांगू। किवीथू के अलावा इसका एक और नाम है वालांगू। किवीथू और वालांगू के दो नाम हैं, जो कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है। और आगे बढ़ते हैं। अब यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम और काम की चीजें पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे भारत के विस्तार के बारे में अगर हम बात करें। देखिए आपके सामने भारत दिख रहा है। इस भारत में हमें यह देखना है कि उत्तर दक्षिण ज्यादा दिख रहा है कि पूर्व पश्चिम ज्यादा दिख रहा है? कौन ज्यादा दिख रहा है? तो हमें यह ज्ञात तो होता है कि भारत उत्तर से दक्षिण, देख रहे हैं, यहां से यहां तक ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो जब ज्यादा दिखाई दे रहा है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? बताइए, इसकी लंबाई कितनी होगी? तो पता चला इसकी लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। लिखते चलिएगा, भारत उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सबको शेयर करते चलिएगा, कॉपी में लिखते चलिएगा। ठीक, और अगर भारत की पश्चिम से पूर्वी की बात करें, अगर पश्चिम से पूरब की बात करें तो इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर है।
आगे देखते हैं हम लोग, क्योंकि पढ़ते समय कोई बात नहीं करेंगे कि आखिरी मैराथन क्लास है और मेरा ये घंटी है कि हम, अगर आपने सीटेड हमारी पेड क्लास ज्वाइन किया है या नहीं भी किया है, हमें आपको सिलेक्शन तक हर हाल में लेकर चलना है। ठीक है, अब आते हैं भारत के पूरे क्षेत्रफल की बातें करते हैं। तो जो भारत का पूरे क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32 लाख, दिख रहा है कि नहीं? अच्छा नहीं दिख रहा है, ये सॉरी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और एक बात, अगर देखा जाए तो पूरे विश्व की, ये पूरे वर्ल्ड की कुल क्षेत्रफल का, पूरे वर्ल्ड की कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कहने का मतलब जो भारत का कुल क्षेत्रफल है क्या है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वो पूरे वर्ल्ड के कुल क्षेत्रफल का 2.5% है। जबकि पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितना परसेंट? 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या अकेले भारत में निवास करती है। जबकि अगर उसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे वर्ल्ड की कुल क्षेत्रफल का 2.4, कहीं कहीं 2.42% मिलेगा आपको। चलिए लिखते चलिएगा, क्योंकि आखिरी मैराथन क्लास है और ये कम से कम 2 घंटे की लगभग क्लास चलेगी। इसके बाद दोबारा कोई क्लासेज नहीं है, इसलिए आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखने के बाद कुछ महत्वपूर्ण चीजें अब आती हैं। अब हम देखेंगे कि भारत की खोज किसने की थी। एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछेंगे कि भारत की खोज किसने किया था, तो हम जानते हैं, आपका जवाब आपको पता होगा, क्योंकि भारत पहले से ही था। बस भारत में समुद्री मार्गों से आने की खोज, भारत में समुद्री मार्ग की खोज की बात करेंगे तो वास्को डी गामा, भारत में समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारतीय खोज की थी। वह 20 मई 1498 को अब्दुल मदीन नामक गुजराती की पदासन की सहायता से कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था, जहां जमोलिन नामक व्यक्ति, जमोलिन जो वहां के राजा थे, उन्होंने इसका स्वागत किया था। आगे बढ़ते हैं, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग जो लिखेंगे वो एकदम मत करिएगा, अब लिखिएगा। अब भारत में सीमा रेखा की बात करते हैं, भारत के प्रमुख सीमा रेखा की बात करते हैं। यहां से आपको होमवर्क देंगे, यहां से सीटेट में अभी तक हर बार प्रश्न पूछा है। अब पूछ रहे हैं अमेरिका खोज किसने किया था, ठीक है, तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ठीक, लाइव आने की समय सारणी टेलीग्राम पे कुछ देर पहले डाल दी जाती है। ठीक, टेलीग्राम चैनल इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए, वहां पे इलेनी पे दुर्गेश से जुड़ जाइएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब भारत में 2 तरह की सीमाएं मिलती हैं। अब ध्यान समझिएगा, भारत में 2 तरह की सीमाएं हैं। एक सीमा स्थल से लगती है किसी अन्य देश के साथ, दूसरी सीमा भारत के जल से लगती है। और इस बार सीटेट में प्रश्न था, मैं बताऊं, याद दिलाऊंगा कौन सा था। तो जो समुद्र सीमा लगती है, फिर भारत के स्थल से। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले ये पढ़ेंगे भारत में स्थल से लगने वाले सीमा। तो भारत के स्थल से लगने वाले जो देश हैं वह, उनकी संख्या 7 है। माने भारत के स्थल सीमा की 7, भारत के स्थल सीमा को 7 देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। उन 7 देश के नाम क्रमशः याद करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। एक ट्रिक है, वो ट्रिक शायद आप जानते होंगे। उस ट्रिक के माध्यम से हम लोग 7 का नाम याद कर लेंगे। वह ट्रिक है बचपन में बीए किया। क्या नाम है? बचपन में बीए किया छोड़ दीजिए। तो जो ब है इसका लिखते चलिएगा। हाँ, 7 देशों से टच करती है। उन 7 देश की सीमाओं की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर लगभग है। कितनी है? 15,000, लेकिन लिखते चलिएगा 15,200, क्योंकि ये यूपी टेट में भी काम आ जाएगा। 15,200 किलोमीटर है। उन 7 देश की सीमाओं के नाम जो क्रमशः है, वैसे हो गया बांग्लादेश,
से हो गया चीन, प से हो गया पाकिस्तान, न से हो गया नेपाल, म से हो गया म्यांमार, बी से हो गया भूटान, ए से हो गया अफगानिस्तान। यहाँ से बहुत सारे की पॉइंट आपको बताएंगे जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक, अब ये जो सीमा रेखा मैंने लिखा है ये अवरोही क्रम में है। किस क्रम में है? अवरोही, घटते क्रम में है। माने अगर यहां से आपके पास प्रश्न आ जाए कि सबसे लंबी सीमा रेखा वाला राज्य देश कौन सा है जो भारत को स्पर्श करता है, तो बांग्लादेश है, जिसकी सीमा रेखा की लंबाई 4096 किलोमीटर है। ठीक, दूसरी सबसे लंबी चीन की है। किसकी है? दूसरी सबसे लंबी तटरेखा चीन की है, 3488 किलोमीटर। फिर आपकी है पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर। फिर है नेपाल। मतलब इन सातों देशों की सीमाओं के बारे में बात करते हैं, फिर यहाँ से महत्वपूर्ण की पॉइंट को लेते हैं। माने अगर एक एक करके देखें सेक्शन भी आप दिखाते हैं। ये रहा लोकेशन बांग्लादेश का, जो सबसे लंबी तटरेखा साझा करता है भारत का। ठीक है, क्या करता है? सबसे लंबी तटरेखा साझा करता है भारत का ये। ठीक, उसके बाद कितना है? 4096 किलोमीटर है। चीन ये पूरा लगता है, ये भारत है, यहाँ से पूरा, यहाँ पे थोड़ा सा नेपाल लगता है, उसके ऊपर पूरा चीन लगता है। तो चीन और भारत की जो सीमा रेखा की लंबाई है वो 3488 किलोमीटर है। कितना है? 3488 किलोमीटर है। उसके बाद हम देखते हैं, ये हो गया चीन की। फिर आता है पाकिस्तान। अभी बहुत सारे की पॉइंट आपको बताएंगे। फिर आता है पाकिस्तान। जो पाकिस्तान है वो 3323 किलोमीटर है। माने भारत से उसकी सीमा रेखा जो है क्या है? अच्छा, ए से अफगानिस्तान, ए से अफगानिस्तान है। भारत तो पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर लगती है। फिर आता है आपका न से नेपाल। नेपाल की सीमा देखिए, नेपाल लगता है 1751 किलोमीटर। कितना लगती है? 1751 किलोमीटर नेपाल से लगती है। फिर आता है म्यांमार। तो देख रहे ये म्यांमार है, 1643 किलोमीटर। अलग अलग किताबों में अलग अलग आंकड़े मिलते हैं। म्यांमार की सीमा 1600 कितना 43 किलोमीटर मिलती है। 1643 किलोमीटर की सीमा मिलती है। आप जुड़ते जाइएगा, सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। यह वीडियो चाहे जितनी बड़ी हो जाए, यह आज की पर्यावरण की आखिरी वीडियो सीटेट की, इसके बाद नहीं मिलेगी। आते हैं आगे बात करते हैं। यहां तक हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम देखते हैं यहां से अन्य महत्वपूर्ण जो बचे हुए हैं। अब आपका बचा है म्यांमार हो गया, फिर आपका आता है भूटान। देख रहे भूटान यहाँ पे 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितनी? 699 की। उसके बाद सबसे छोटा अफगानिस्तान यहाँ पे है, 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत से। कितने किलोमीटर की? 106 किलोमीटर की। आइए अब यहाँ से प्रश्न बनाते हैं कि परीक्षा में प्रश्न कैसे बनेगा। पहली बात, आप लोग अपने सामने एक मैप खोल लीजिएगा, अन्यथा हमारे टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर, अभी हम वहाँ पे आपको मैप डलवा देंगे। अब यहाँ से आता है ठीक थिम्पू। यहां पे आते हैं, यहां पे हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को। भारत में 7 देशों की सीमाएं लगती है। माने भारत के स्थल से लगने वाली कुल कितनी देश की सीमाएं हैं? 7 देश की सीमाएं हैं। और इन 7 देश की सीमाएं, इन 7 देश की सीमाएं भारत के, लिख लीजिएगा, 17 राज्यों को स्पर्श करती हैं। भारत के 7 जो स्थल सीमा है वह 7 देशों से लगती है, और 7 देशों के साथ उनकी सीमा लगती है जो भारत के 17 राज्यों को साझा करती है। उन 17 राज्यों के नाम और लोकेशन आप एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार परीक्षा में पूछा था प्रश्न। मैं आपको बताऊंगा कैसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा अरब सागर को स्पर्श करती है। इसलिए आपको यह याद करके रखना होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 सीमा रेखा स्पर्श करने वाला राज्य। तो भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा स्पर्श करने वाला राज्य क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान मात्र एक ऐसा देश है जिसकी सीमा भारत के केवल एक राज्य को स्पर्श करती है, वह है आपका जम्मू एंड कश्मीर। माने जम्मू एंड कश्मीर मात्र ऐसा है जिसकी सीमाएं स्पर्श करती हैं, केवल जम्मू कश्मीर को स्पर्श करती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और अगर यह पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि से लगने वाले सबसे छोटा सीमा साझा करने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन? अफगानिस्तान है। वो किससे लगता है? जम्मू कश्मीर से। ये सब पीओके में है, और पीओके क्या है? पीओके पाकिस्तान के कब्जे में, इससे भारत की मुख्य भूमि से तो नहीं लगता। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। दूसरा, भारत का क्षेत्रफल
32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व की कुल क्षेत्रफल का 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा रशिया है। कौन सी है? रशिया। दूसरा कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे अमेरिका, ठीक, फिर पांचवें पे ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर क्या है? भारत। हाँ, पीओके की राजधानी क्या है? आप बताइएगा, पीओके की राजधानी क्या है? पीओके की राजधानी क्या है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पीओके की राजधानी क्या है? मुर्शिदाबाद। क्या है? मुर्शिदाबाद। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, भारत में जितने भी पड़ोसी देश हैं उनसे लगने वाले राज्यों की सीमा को याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब उनकी सीमाओं को याद कर लेंगे तो वहां से आपके प्रश्न बनेंगे। जैसे पाकिस्तान से साझा करने वाले भारत के 4 राज्य हैं, उनके नाम आप ट्रिक से याद करें तो क्या होगा? पंगु राज। क्या होगा? पंगु राज। पंगु राज में 4 राज्य हो गए, माने पाकिस्तान की सीमा पंजाब से लगती है, देख रहे हैं यहाँ पे पंजाब से लगती है, फिर गुजरात से लगती है, गुजरात से राजस्थान, फिर जम्मू कश्मीर। माने पाकिस्तान की सीमा साझा करने वाले भारत के 4 बड़े राज्य हैं, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर। इस प्रकार से आपको याद करना है। यहां से कोई दिक्कत या कोई समस्या आपको? कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए, एक बात और यहाँ से जानने योग्य है कि यहाँ से आपके भारत के जो 17 राज्य हैं जिनकी सीमाएं साझा करती हैं, उन्हें अगर आप एक बार मैप में देख लेंगे, उनकी राजधानी याद कर लेंगे, तो आपकी परीक्षा में ये काफी योगदान देंगे जब भी आप परीक्षा हाल में बैठेंगे। ठीक है, आप ज्यों ज्यों जुड़ते जाइएगा, इस वीडियो लिंक को अपने सभी साथियों को शेयर करते जाइएगा। ठीक है, एक मिनट, अब आगे देखते हैं। हाँ, 4 कंट्री से शेयर करते हैं। अब हम आगे जो लिखेंगे वो एकदम इंपॉर्टेंट लिखेंगे। अब लिखेंगे भारत के समुद्र तट रेखा, क्योंकि यहां से प्रश्न इस बार पूछा गया था। भारत के समुद्र रेखा को स्पर्श करने वाले कुल कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। 9 ऐसे राज्य हैं भारत के जो समुद्र सीमा को साझा करते हैं, या जो कोस्ट गार्ड मतलब जल से मिले हुए हैं। उन 9 राज्यों के बारे में देखते हैं। भारत के समुद्र सीमा की कुल देखते हैं। भारत के समुद्र सीमा की कुल लंबाई, भारत के, अच्छा मैप पे बताएं, भारत के कुल 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से सीमा लगाते हैं। इन 9 राज्यों के अगर बारे में बात करें तो ये देखिए यहाँ पे, एक मिनट दिखाते हैं मैप हम दूसरा। चलिए, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, उसी में दिखाना होगा। आइए देखते हैं। भारत के 9 राज्य हैं जिनकी सीमाएं कुल लंबाई 7,516.6। जी प्रिया जी, हाँ, 7,516.6 किलोमीटर भारत के कुल समुद्र सीमा की लंबाई है। कितना है? 7,516.6 किलोमीटर कुल सीमा रेखा की लंबाई है। आगे आगे देखते हैं यहाँ पे। फिर भारत के मुख्य भूमि, देखिए मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि क्या क्या है? देखिए, ये जो 9 राज्य यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये मुख्य भूमि है। इसकी जो लंबाई है वो है 6,100 किलोमीटर। लेकिन जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को सम्मिलित कर लिया जाता है तो इसकी सीमा रेखा की जो लंबाई होती है वो 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। यहाँ से 2 प्रश्न पूछेगा कि समुद्र सीमा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, जबकि दूसरी तरफ अगर मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि पे कुल कितनी लंबाई होगी? 6,100 किलोमीटर होगी। किसको? इन 9 राज्यों को लेकर, केवल अंडमान और लक्षद्वीप को छोड़ दिया जाए तो। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, उन राज्यों को देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे अरब सागर है। इस बार प्रश्न पूछा था सीटेट में कि कौन से राज्य ऐसे हैं जो अरब सागर को स्पर्श करते हैं, तो देखते हैं। अरब सागर को स्पर्श करने के लिए यहाँ पे गुजरात समुद्र तट सीमा बनाता है, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र, फिर छोटा सा गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला, माने पश्चिम घाट इसे कहते हैं। कौन से घाट? पश्चिम घाट कहते हैं। पश्चिम घाट के 5 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र सीमा बनाते हैं। उनके नाम क्रमशः उत्तर से दक्षिण इस प्रकार है: गुजरात, महाराष्ट्र, छोटा सा गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल। ये समुद्र सीमा बनाते हैं और यह सीमा अरब सागर को साझा करती है। माने जो यहाँ पे सागर है वो कौन सी है? अरब सागर है। माने अरब सागर को स्पर्श करने वाले भारत के 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर से दक्षिण अगर आएंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल। अगर वही दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़े तो केरला, कर्नाटका, गोवा,
महाराष्ट्र, गुजरात, इन्हें हम पश्चिमी घाट कहते हैं। कौन से घाट? इन्हें हम पश्चिमी घाट कहते हैं, जो भारत के समुद्र सीमा लगाते हैं और अरब सागर से अपनी समुद्र सीमा बनाते हैं। क्योंकि यह प्रश्न पिछले सीटेट में पूछा था, इसलिए इसे हम दबाव देके, प्रेशर देकर आपको पढ़ा रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़े, क्योंकि मैं बताऊंगा बार बार, यह पर्यावरण सीटेट की आखिरी वीडियो है, क्योंकि इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि इस बात की गारंटी है इसके बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसके पहले एनसीईआरटी आपको पढ़ा के पेड क्लास वालों को मैंने दे दिया है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं भारत के पूर्वी राज्य के बारे में। भारत में 4 राज्यों की सीमा समुद्र को स्पर्श करती हैं। बंगाल की खाड़ी को, किसको? बंगाल की खाड़ी को। वो कौन कौन सी है? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका है कौन सा? यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका है तमिलनाडु। कौन सी है? तमिलनाडु। मैं दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ रहा हूं, क्योंकि कभी कभी क्रम दिशा देकर पूछेगा तो गड़बड़ मत होइएगा। नीचे से तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आएंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा, ओडिशा के बाद पश्चिम बंगाल। तो भारत के 4 राज्य पूर्वी घाट बनाते हैं, जो समुद्र सीमा बनाते हैं, अर्थात बंगाल की खाड़ी को स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं? बंगाल की खाड़ी को स्पर्श करते हैं। नीचे से ऊपर माने दक्षिण से उत्तर क्रमशः है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी सीमा रेखा वाला है गुजरात, जी, और सबसे छोटा है गोवा। क्या है? गोवा। माने भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य यहाँ पे क्या है? गोवा है। क्या है? गोवा। दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो यहाँ पे है आपका आंध्र प्रदेश। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? उसके बाद सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य अगर समुद्र सीमा की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समुद्र सीमा की लंबाई कुल कितनी है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब जो पढ़ाने जा रहे हैं वो उसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं ये परीक्षा में हूबहू प्रश्न आएंगे। एक बार मैं इसे दोबारा रिपीट करूंगा, लेकिन तब तक कुछ अन्य की पॉइंट आपको बता दे। ठीक, जिन्होंने ऑनलाइन क्लास 1000 रुपए की सीटेट की जो मैराथन क्लास ऑनलाइन ज्वाइन कर लिए होंगे, क्योंकि समय 1000 रुपए में आपके लिए क्लास है, वो टेलीग्राम पे उन्हें हमने उठा के एक साथ 10 वीडियो जो सीरीज हमने एक साथ दे दी है, ताकि उन्हें देखने में समस्या ना हो। कुछ नोट्स भी मिल गए हैं, शाम होते होते अन्य नोट्स भी उन्हें मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे काम करते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि देखिए, एक होता है खाड़ी। क्या होता है? खाड़ी। खाड़ी और द्वीप में क्या अंतर है? आप बताइएगा, खाड़ी किसे कहते हैं? खाड़ी किसे कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जानते हैं बंगाल की खाड़ी है। हो सकता है पिछली बार अरब सागर से प्रश्न पूछा था सीटेट के 7 जुलाई में, हो सकता है इस बार वो बंगाली खाड़ी से प्रश्न पूछ ले। तो खाड़ी किसे कहते हैं? बफरिंग हो रही है क्या? आप वीडियो प्ले करके अपना काम भी करते रहें, ठीक है। खाड़ी किसे कहते हैं? देखिए ध्यान सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा। खाड़ी और प्रायद्वीप में क्या अंतर है? भारत को एक प्रायद्वीप कहते हैं, खाड़ी किसे कहते हैं? ध्यान सुनिएगा। आवाज साफ आ रही है? एकदम इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। आवाज साफ आ रही है? ध्यान सुनिएगा, ठीक है। देखिए खाड़ी किसे कहते हैं? वह जलीय क्षेत्र, वह जलीय क्षेत्र जो 3 तरफ स्थल से घिरा हुआ हो, उसे हम खाड़ी कहते हैं। वह जलीय क्षेत्र जो 3 तरफ स्थल से घिरा हो, उसे हम खाड़ी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, बंगाल की खाड़ी 3 तरफ स्थल से घिरी होने के नाते बंगाल खाड़ी कहते हैं। खाड़ी हिंदी में तो खाड़ी है, किंतु अगर अंग्रेजी में दूसरी होती है गल्फ। अब बताइए, जबकि बंगाल को पढ़ते हैं बे ऑफ बंगाल और दूसरा बंगाल कहते हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक है। जब खाड़ी छोटी होती है तो उसकी अंग्रेजी, जब खाड़ी छोटी होती है उसकी अंग्रेजी गल्फ यूज करते हैं, लेकिन जब खाड़ी बड़ी होती है तो उसकी अंग्रेजी बे यूज करते हैं, ठीक। तो जो बंगाली खाड़ी है वो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। क्या है? खाड़ियों के नाम हम आगे देखते हैं, ठीक है। गल्फ किसे कहते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो गुजरात का 2 तरह नोकीला निकला हुआ हिस्सा मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे 1 मिनट दिख रहा है, ये गुजरात का हिस्सा, यहाँ पे छोटा सा निकला हुआ, और जूम करके दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे दिख रहा है,
यहाँ पे जलीय क्षेत्र है, यहाँ पे देखिए जल जमाव है, तो जल जमाव होने के नाते ये तीन तरफ से हो गया स्थल। यहाँ पे जो पानी है उसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी। तो ये गल्फ ऑफ कच्छ है। क्या है? गल्फ ऑफ कच्छ। यहाँ पे जो है गल्फ ऑफ कच्छ। अंग्रेजी में गल्फ ऑफ कच्छ कहेंगे और हिंदी में कहेंगे कच्छ की खाड़ी। क्या कहेंगे? कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी कहाँ पे? देखिए गुजरात में से जो मुंह खुला हुआ है इसे कहते हैं किसकी खाड़ी? कच्छ की खाड़ी। दूसरा दिखाते हैं हम आपको। यहां पे देखिए ये क्षेत्र में, यहां पे भी देखिए एक तरफ स्थल एक तरफ स्थल। यहां पे जो है खंभात की खाड़ी। क्या है? खंभात की खाड़ी। बफरिंग हो रही है क्या? खंभात की खाड़ी। यहां पे क्या है? खंभात की खाड़ी है। तो खंभात की खाड़ी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? गल्फ ऑफ खंभात। क्या कहा जाएगा? गल्फ ऑफ खंभात। तो खंभात में समझ में अंतर आ गया। अब दो खाड़ी और है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनका हम इंट्रोडक्शन करा दे रहे हैं। खूब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? वो आपके सिलेबस में भी है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़े। दो खाड़ी और है। बफरिंग देखिए, यहां से मैं चेक कर रहा हूं, बफरिंग नहीं, देखिए बैठ के देख रहे हैं बफरिंग नहीं हो रही है। एक बार आप अपना नेट भी चेक कर। आगे बढ़े। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब दो खाड़ी और है। आइए यहां पे देख रहे हैं आप, छोटा सा ये हिस्सा दिख रहा है। ये कौन सा हिस्सा है? ये हिस्सा आप देख पा रहे हैं कौन सा हिस्सा है? ये कौन सा हिस्सा कहते हैं? ये कौन सा राज्य है? ये कौन सा राज्य के अंतर्गत आता है? ये किस राज्य के अंतर्गत आता है? ये कौन से राज्य के अंतर्गत? जहां तक मैं, ये लाइट चमक रही है, कौन से राज्य है ये? इसे कहते हैं तमिलनाडु। क्या कहते हैं? तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखेंगे छोटा सा यहाँ पे निकला हुआ हिस्सा, इसे द्वीप कहते हैं। ये एक द्वीप है। इस द्वीप का नाम है पंबन द्वीप। क्या नाम है? पंबन द्वीप। क्या नाम है? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप पर यहाँ पे रामेश्वरम है। क्या है? रामेश्वरम। क्या स्थित है? रामेश्वरम। रामेश्वरम के और आगे जाएंगे, रामेश्वरम के और आगे जाएंगे तो यहाँ पे है, ये रामेश्वरम हो गया। रामेश्वरम के आगे जाएंगे तो यहाँ पे धनुषकोडी। क्या है? धनुषकोडी। माने ये पंबन द्वीप, अगर इस तरह से काट के लिए बड़ा सा हिस्सा अगर इसको हम काट दें तो ऐसे दिखेगा। देखिए कैसे दिखेगा। इस तरह से हम यहाँ हिस्सा काट के ऊपर ले, ये है पंबन द्वीप, ये तमिलनाडु का क्षेत्र मान लेते हैं। यहाँ पे रामेश्वरम है। क्या है? ये रामेश्वरम है। रामेश्वरम के आगे जाएंगे, यहाँ पे धनुषकोडी है। क्या नाम है? धनुषकोडी। माने यहां से है पंबन द्वीप, यहां पे हो गया आपका धनुषकोडी। धनुषकोडी से लेके यहां पे श्रीलंका के तलैया मन्नार तक। कहां से? भारत के तमिलनाडु के पंबन द्वीप, पंबन द्वीप पे रामेश्वरम, रामेश्वरम के आगे जाएंगे जो हिंदू का प्रमुख तीर्थ स्थल है और अब्दुल कलाम जी की वो जन्मस्थली है रामेश्वरम। रामेश्वरम के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहां पे धनुषकोडी नामक स्थान है। धनुषकोडी नामक स्थान से लेके श्रीलंका के तलैया मन्नार तक एक क्या है? प्रवाल भित्ति की एक पतली सी पट्टी है। तो जहां पे प्रवाल भित्ति की पट्टी होती है, प्रवाल कोरल, तो वहां पे क्या होता है? समुद्र छिछला होता है। क्या होता है? समुद्र छिछला होता है, माने गहराई वहां पे कम होती है, कम है। कहा जाता है राम सेतु। क्या कहते हैं? राम सेतु। यह मानता है कि भगवान रामचंद्र जी माता सीता को लाने के लिए, रावण को मारने के लिए श्रीलंका उसी रास्ते से गए थे। कहां से? जो श्रीलंका, भारत के रामेश्वरम के धनुषकोडी से लेके श्रीलंका के तलैया मन्नार तक प्रवाल भित्ति की पट्टी है। उसी पट्टी पे पुल बनाकर भगवान रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई किए थे। ठीक, अब आइए उसके बाद क्या है? ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पे दो बातें और हैं, यहां पे दो खाड़ियां आएंगी। राम सेतु को एक नाम से और जानते हैं। राम सेतु को आदम का पुल कहते हैं, एडम ब्रिज कहते हैं। एडम ब्रिज के दो दिशाएं बनेंगी, ध्यान से देखिएगा। यहां पे इसको जूम करेंगे तो जैसे ये हो गया पंबन द्वीप, पंबन द्वीप की यहां पे इसके उत्तर में जो खाड़ी बनेगी उसे कहेंगे, यहां पे नीचे बनेगी मन्नारी खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी है? ये बनेगी आपकी मन्नारी खाड़ी। कौन सी खाड़ी? क्या कहेंगे? मन्नारी खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मन्नारी खाड़ी। और इस राम सेतु को जो उत्तर में बनेगी छोटी सी खाड़ी उसे कहते हैं पाक की खाड़ी। यहाँ पे दो खाड़ी हुई, राम सेतु के दक्षिण में मन्नारी खाड़ी, राम सेतु के उत्तर में पाक की खाड़ी। और श्रीलंका भारत एक जल संधि से जुड़ता है, इसलिए इसे पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। क्या कहते हैं?
पाक जल संधि कहते हैं या पाक जलडमरू मध्य कहते हैं। क्या नाम कहते हैं? पाक जल संधि या पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? दूसरी बात, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहां तक क्या किया हमने? सभी खाड़ियों को पढ़ लिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? राम सेतु क्या है, मन्नारी खाड़ी क्या है, पाक की खाड़ी क्या है, खंबाती खाड़ी क्या है, बंगाली खाड़ी, सभी टॉपिक को हमने पढ़ लिया। अब और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रमुख ऐसी रेखाएं हैं, उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं। देखिए, एक आता है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेडी डालिएगा, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा, क्योंकि हम वही पढ़ा रहे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। रेड क्लिफ रेखा, अगर ये पूछा जाए रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच खींची गई है, तो इसका आसान उत्तर है कि किस देश का नाम सुनते ही आपकी आंखें लाल हो जाती हैं। किस देश का नाम सुनते ही आपकी आंखें लाल हो जाती हैं। तो कौन सी देश है बताइए भाई? आपका कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसका नाम सुनते आपकी आंखें क्रोध से लाल उठती हैं? कौन सा देश है? पाकिस्तान। पीछे रेड क्लिफ रेखा किनके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जो रेड क्लिफ रेखा है वो 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के विभाजन में, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय इस रेखा का निर्धारण किया गया था। कब? भारत और पाकिस्तान का जिस समय विभाजन हुआ था उस समय इस रेखा का निर्धारण किया गया था। और यह निर्धारण करने वाली जो कमेटी थी वह थी बॉर्डर कमीशन। क्या थी? बॉर्डर कमीशन। बॉर्डर कमीशन ने जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया था, यह एक धर्मगत बंटवारा था। जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वो पाकिस्तान को, और जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था वो इंडिया को मिला, भारत को मिला। और एक स्वतंत्रता थी लॉर्ड माउंटबेटन ने दी थी कि जो भी राज्य चाहे वो छोटे रियासत वो स्वयं स्वतंत्र रह सकते हैं या किसी भी भारत या पाकिस्तान में विलय हो सकते हैं। इस प्रकार पाकिस्तान 2 था। एक की पॉइंट बताऊंगा, शायद आपको जानकर भी हैरानी होगी। क्या हुआ? बफरिंग हो रही है क्या? यहाँ पे 2 की पॉइंट बताएंगे जो आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। किंतु बफरिंग हो रही है? अब बताइएगा, बफरिंग हो रही है ज्यादा क्या? बफरिंग नहीं हो रही ना? चलिए, अब हम देखेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा रेखा थी। आप लोग बताएं, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा रेखा है? आप बताएं, आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं हम। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा रेखा है? बहुत ही आसान जवाब है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी उस समय ये पाकिस्तान था, और वर्तमान जो बांग्लादेश है पूर्वी पाकिस्तान था। माने पाकिस्तान 2 था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान था। बाद में यह पूर्वी पाकिस्तान 1971 में क्या बन गया? क्या बना? यह बना बांग्लादेश, एक नया देश बना, लेकिन सीमा रेखा वही है जो पूर्वी पाकिस्तान की थी। इस प्रकार बांग्लादेश और भारत, अच्छा, सर्वे जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आप सभी साथियों को शेयर भी मार दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे पहले टेलीग्राम पे, और बता मैं 1000 रुपये लगा कोर्स क्यों शुरू किया? बस का यही कारण है कि मैं 1.5 घंटे की वीडियो आती है तो लोग फ्री वाले नहीं देखेंगे, उनको लगता है वीडियो बहुत बड़ी है। लेकिन जो पेड करेंगे, वीडियो लास्ट तक देखेंगे, तभी वो परिणाम देंगे। आखिर क्या ऐसा कारण है कि हमारे यहाँ से 12-12 हज़ार अध्यापक हो गए हैं? फर्क इतना ही है। बफरिंग ज़्यादा हो रही है क्या सौरभ जी? ज़्यादा हो रही है क्या बफरिंग? 1 मिनट देख लेते हैं, क्या हुआ? साफ चल रही है? सॉरी, शेयर कर दीजिए, अब हम देख रहे हैं। बफरिंग हो रही है क्या सौरभ? सौरभ जी बफरिंग ज्यादा हो रही है क्या सौरभ? हाँ राहुल जी, हाँ राहुल जी बफरिंग नहीं हो रही है ना? चलिए आगे देखते हैं। सबको शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
हाँ चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हम भूलते बड़ी जल्दी हैं, पता नहीं क्या पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा थे। अच्छा, भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच रेड क्लिफ रेखा है। दूसरी आती है, एक दूसरी रेखा बताने जा रहे हैं, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया था और यह भारत और चीन के बीच है। कहाँ पे है? भारत और चीन के बीच में, यहाँ बीच में नेपाल है, इसे यहाँ कहते हैं बफर स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे भारत और जो चाइना के बीच में जो रेखा उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पे हमारे पास कैमरा नहीं है, मोबाइल से ही शूट करते हैं। दूसरी बात, क्योंकि अभी हमारी बता ना कि अभी कोचिंग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए सब सोचते हैं कहीं और ज्वाइन कर ले, जब पैसे देने को बाहर ज्वाइन कर लेते हैं। अभी थोड़ी बात मेरे पास मुद्रा की कमी है, इसलिए कैमरे मेरे पास नहीं है, उसके लिए सॉरी। और वाईफाई भी नहीं है, मोबाइल के नेट से हम यूज करते हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम पेड क्लास चलाते हैं ताकि आप कुछ देंगे, कुछ मदद हो जाएगी। यह बोर्ड जो उन्होंने पेड क्लास ज्वाइन किया था उनकी पैसे से मैंने ये बोर्ड खरीदा है, और हो सकता है आप लोग भी ज्वाइन करेंगे, कुछ और होगा, मैं लाइट व्यवस्था सही करा लूँगा और चीज़ें भी करा लूँगा। कैमरा ले लूँगा, कैमरे के लिए काफ़ी पैसे चाहिए। अच्छा कैमरा 70,000 75,000 का आएगा, अभी उतने मेरे पास पैसे ही नहीं है। चलिए वो सब बातें बाद में। तो हम देख रहे थे कि भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। इस रेखा का जो निर्धारण किया गया था वो 1914 में किया गया था, लेकिन चाइना आज उसे मानने से मना करता है। आइए उसके 3 प्रकार की सीमाएं हैं। कौन कौन सी है? एक है बॉर्डर, एक है एक बॉर्डर है, एक है आपका LOC और LAC। भारत में 3 तरह की सीमाएं हैं। कितनी तरह की? 3 तरह की। कौन कौन से उसके बारे में देख लेते हैं। बॉर्डर क्या है? भारत और मतलब ऐसा सीमा जो सील हो, ऐसी सीमाएं जो सील हो। बफरिंग ज्यादा हो रही है क्या? ऐसी सीमाएं जो सील हो, वहां पे दीवार खड़ी हो, उसे हम बॉर्डर करते हैं। तो भारत और पाकिस्तान की जो पश्चिमी सीमा है वहां पे बॉर्डर है। ठीक, उसके बाद बफरिंग ज्यादा हो रही है क्या? सौरभ ज्यादा बफरिंग हो रही है क्या? सही चल रहा है, चलिए ठीक। दूसरी बात, एक होता LOC, इसे कहते लाइन ऑफ कंट्रोल। मतलब भारत में जम्मू कश्मीर का वह क्षेत्र जहां भारतीय सैनिक और कौन सैनिक? भारतीय सैनिक और पाकिस्तान की सेना दोनों आमने सामने खड़ी थी, जहां पे लाइन डिसाइड नहीं होती है, उसे कहते हैं LOC अर्थात लाइन ऑफ कंट्रोल। यहीं पे होता है सीज फायर, इसी पे क्या कहते हैं? सीज फायर कहते हैं। फिर तीसरी होती है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसका मतलब ये होता है, ये कहां पे? भारत और चीन के बीच है, अर्थात ऐसी सीमाएं जहां पे दोनों देश के सैनिक खड़े रहते हैं। सीमा निश्चित होती है, लेकिन चाइना मानने से इंकार कर रहा है। उसे क्या कहते हैं? LAC कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? 3 प्रकार की सीमाएं होती हैं। अरे सौरभ, एक बार मोबाइल दे दीजिएगा, चला के दीजिएगा चलते हुए। देखिए बफरिंग कह रहे हैं आप लोग, लेकिन देखिए बफरिंग नहीं हो रही है कि चल रहा है। उसे क्या कहते हैं? LAC कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देख रहे हैं, चल रहा है, बफरिंग नहीं हो रही है। 3 प्रकार की सीमाएं होती हैं। 3 प्रकार की सीमाएं होती हैं, जैसा मैंने बताया, बॉर्डर, LOC और LAC। आगे बढ़े, अब आते हैं, एक होती है डूरंड रेखा। उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर देती हैं। हमने फॉर्म इस बार नहीं भरा है, कारण ये था कि मैं 2 बार सीटेट क्वालिफाई हूं, तो फिर मैं मार्कशीट लेके करूंगा क्या? 7 साल तक चलेगा, इसलिए मैंने सीटेट का और फॉर्म नहीं भरा। ठीक है, मैंने फॉर्म नहीं भरा है, फिलअप ही नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, उसके बाद एक सीमा डूरंड क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, ये A था और ये B था, A और B थे। इन दोनों के बीच एक सीमा थी, सीमा का नाम था यक्स। A और B 2 देश थे, ध्यान सुनिएगा। A और B 2 देश थे, उनके बीच एक यक्स सीमा थी।
तो अगर ये पूछा जाए ए और बी के बीच कौन सी सीमा रेखा है तो उसका नाम क्या, यक्स। लेकिन उनके में आए दिन विवाद होता था, ठीक है, और वही आए दिन विवाद होता था, तो इस स्थान को मतलब इतने क्षेत्र को ए ने क्या किया या बी ने, ए ने क्या किया, इतना बेच दिया। किसको बेच दिया, सी को। अब यक्स सीमा किसके बीच हो गई, सी और बी के बीच। किसके बीच, सी और बी के बीच। देख रहे हैं ये सीमा किसके बीच हो गई, सी और बी के बीच। उसी प्रकार भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान कब की घटना है, ध्यान सुनिएगा। 1896 में सर डुरंड ने, 1896 के लगभग सर डुरंड ने भारत और अफगानिस्तान के बीच एक रेखा का निर्धारण किया था, जिसे सर डुरंड ने डुरंड रेखा कहा था। कौन सा रेखा, लेकिन कब की घटना है, 1896 में। उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों एक में थे, इसलिए इस सीमा रेखा का निर्धारण भारत और अफगानिस्तान के बीच किया गया था। किंतु 15 अगस्त 1947 1947 में जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो क्या हुआ, यह सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गई। किनके बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गई। बात को समझिएगा, पहले यह सीमा किनके बीच थी, ये था अफगानिस्तान, ये था इंडिया, इनके बीच में थी। किंतु यहां से कौन टूट कर आ गया, पाकिस्तान। तो यह सीमा किसके बीच हो गई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लेकिन फिर भी आज भी 106 किलोमीटर की सीमा जो भारत से लगती है वह भी क्या कहलाती है, डुरंड रेखा कहलाती है। लेकिन वैसे में यह सीमा किनके बीच हो गई है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गई है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फिर से बता दे, देखिए 1896 में डुरंड ने रेखा का निर्धारण किया गया था। जिस समय इस रेखा का निर्धारण किया गया था उस समय भारत और पाकिस्तान, अखंड भारत था, पाकिस्तान एक में था, तो यह रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। किंतु 15 अगस्त 1947 के आजादी के बाद पाकिस्तान एक नया देश आया, तो यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान बीच हो गई है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। फिर भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है। अगर पूरे ग्लोब पे देखा जाए तो यहाँ पे 3 प्रकार के अक्षांशीय रेखा होते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो 3 प्रकार के अक्षांशीय रेखा होते हैं। ये हो गया 0 डिग्री, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी, 0 डिग्री से क्या कहते हैं हम, भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक, इसके 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में आएंगे मकर रेखा, ऊपर जाएंगे तो ये आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री, फिर नीचे आएंगे अंटार्कटिका रेखा है। तो ये जो 23.5 डिग्री, ये जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनके नाम लिख लीजिएगा। उसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। क्या उसका ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, माने कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। जैसा मैंने बताया, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर जाती। थोड़ा सा ऊपर जाती, मैंने नीचे से खींच दिया है। एक मिनट रुकिएगा। 8 राज्यों से होकर जाती हैं, उनके नाम है मी से मिजोरम, मी से मिजोरम क्या है, देखिए मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, प से याद देख रहे पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश,
छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। तो भारत के 8 ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा जहां से होकर गुजरती है। ठीक, कौन से 8 राज्य ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, उनके नाम हमने आपको बता दिए। क्या है? मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये 8 ऐसे राज्य हैं जहां से हमारी कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। दूसरी बात, एक बार आप छोटा सा काम करिएगा, पूरे मैप को लेकर आप उसके सभी जो राज्य हैं उनको देख लीजिएगा, उन सभी राज्यों की राजधानी क्या क्या है। ठीक, एक छोटा सा काम करते हैं, आप 29, आप तो 28 राज्य हो गए, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, आप राज्यों के नाम और राजधानी बताएं। जैसे आप किसी राज्य का नाम ले, हम उंगली रखेंगे तो उसी राज्य पर जाएगी, बेशक ये मैप प्लेन ही क्यों ना हो। ठीक, तो आइए उस राज्य के, अगर आपको फिर कोई समस्या हो तो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। मित्र पर गमछा झार, हाँ, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, 8 राज्य हैं कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्य। और कर्क रेखा पर भारत की नजदीक झारखंड की राजधानी रांची है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? कुछ पूछना हो तो आप पूछिए, वरना अगली टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, अब आप लोग को छोटा सा काम करना है। आप क्या करेंगे? भारत के राज्य के नाम बताएंगे। क्या करेंगे? आप भारत के राज्य बताएंगे, एक एक लोग बताएंगे, उस राज्य के बारे में हम एक एक बातें आपको बताएंगे। आप भारत के राज्य बताइए, हम उसके बारे में बताएं। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान देखिए, राजस्थान कहां पे? यहां पे है, ये देखिए, यहां पे है आपका ये राजस्थान। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह भारत का सबसे बड़ा, यह भारत, एक एक लोग बता देते हैं, यह भारत, ये यहाँ पे है, यह राजस्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और यहाँ से अरावली पर्वत जाती है। अरावली पर्वत के जो पश्चिम का क्षेत्र है, यहाँ पे रेगिस्तान होता है, और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का मरुस्थल यहीं पर स्थित है। और दूसरी बात, राजस्थान की जो स्थापना हुई थी वो 9 नवंबर 1956 को हुई थी। क्या नवंबर को? 9 नवंबर 1956 को हुई थी, जिसकी राजधानी जयपुर है, यहाँ पे देख रहे हैं। और इसमें लोकसभा की 25 सीटें हैं, लोकसभा की 25 सीटें हैं, और राज्यसभा की 10 सीटें हैं राजस्थान से। कॉन्सेप्ट क्लियर? राजस्थान, कॉन्सेप्ट क्लियर? अगला बताइएगा, क्योंकि आपको भी पूरा याद करना होगा कौन से राज्य कहां पे है। अन्य कोई राज्य का नाम, आप राज्य का नाम बताइए। राजस्थान हमने बता दिया, अब आगे राजस्थान हो गया, उसके बाद नहीं बताएंगे। चलिए इधर छोड़ देते, अगले टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। अब बताते तो हम उसके बारे में बता देते। छत्तीसगढ़ से देखिए, छत्तीसगढ़ कहां पे है? छत्तीसगढ़ सन 2000 में टूटकर मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। कहां से? मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। अब छत्तीसगढ़ देखिए यहाँ पे है, ठीक, कहां पे? यहाँ पे। इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। नवंबर गलत हो गया, नवंबर, रुक जाइए, 1 नवंबर, फिर गलती, 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ कब हुआ था? 1 नवंबर को हुआ था। और इसकी राजधानी रायपुर है। इसकी राजधानी क्या है? रायपुर है। यहाँ पे भिलाई इस्पात संयंत्र है। और आगे, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से ये सभी राज्यों के बारे में, तेलंगाना, अन्य राज्यों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। सीटेट में यहां से प्रायः प्रश्न पूछा जाता है। भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं? भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक को पढ़ लेते हैं।
भारत का राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ेंगे तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है क्या है, तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है, जिसकी डिजाइन पिंगाली बकाया ने किया था। इसमें वैसे तो नाम तिरंगा, जो 24 तीली वाला चक्र है वो नेवी ब्लू कलर का है। क्या है, नेवी ब्लू कलर का। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था और यह आनंद मठ से लिया गया। कहां से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे कि वंदे मातरम किस भाषा में वर्णित था। वंदे मातरम किस भाषा में वर्णित था। ठीक, बताइएगा। फिर आते हैं राष्ट्रगान की बात करते हैं, नेशनल एंथम। राष्ट्रगान क्या है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। जनगण मन को 52 सेकंड में गाया जाता है। यह ध्यान दीजिएगा, आप मुझे बताइएगा, यह विवादित प्रश्न है। यह तमिलनाडु टेट में पूछा गया प्रश्न था, जहां पे यहाँ पे ये बंगाली में है या संस्कृत में, इसका जवाब दीजिएगा। अच्छा, पेपर में जो आता है उसको बता रहे हैं, अभी बता दे रहे हैं, पूरा बता रहे हैं उसके बारे में कैसे पता करना है। ठीक है, जनगण मन कंफर्म करके बताइए कौन है। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जिनकी प्रसिद्ध कृति थी। कौन सी थी, जिसमें जनगण मन को लिखा गया था, वो प्रसिद्ध कृति कौन सी थी, आपको पता होगा। अरे उसके लिए उन्हें साहित्य का नोबेल मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल किस पर मिला था, बताइए किस। अरे उस पर जनगण मन उन्होंने दिया था। क्या था नोबेल का नाम, साहित्य का नाम, बताइए आप लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके नोबेल पे भारत का पहला साहित्य का नोबेल मिला था। बताइए, साहित्य का नोबेल गीतांजलि पे। तो गीतांजलि में उन्होंने राष्ट्रगान का वर्णन किया था। राष्ट्रगान में कुल 7 पद हैं, जिसका प्रथम पद हम गाते हैं, उसमें 13 पंक्तियां होती हैं। आपको पता है राष्ट्रगान में कुल कितनी पंक्तियां पढ़ते हैं, राष्ट्रगान में कुल 13 पंक्तियां होती हैं, जिसे 52 सेकंड में गाया जाता है। ठीक, आइए राष्ट्रगान के बारे में आगे भी पढ़ लेंगे। और इसमें 5 पद होते हैं, प्रथम पद गाते हैं, 13 पंक्तियां होती हैं, जिसे 52 सेकंड में गाया जाता है। अब साफ आ रही है, सॉरी बफरिंग हो गया था नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, भाई गांव से हैं, थोड़ा सा दिक्कत होती है। कोई दिक्कत आप लोग को, आवाज साफ आ रही है, बफरिंग हो रही है, चल रहा है सर, बताएं आप लोग, साफ आ रही है, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे बढ़े। रविन्द्रनाथ टैगोर एक मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने देश के साथ साथ दूसरे देश का भी राष्ट्रगान लिखा था। अमर सोनार बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो अपने देश के रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आगे है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। हाँ, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। हॉकी, एक बात और जानते हो कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। किसका, जादूगर कहते हैं। एक बात, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, और किसके लिए, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के नाते। फिर आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ठीक, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है, राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक ये र है, राष्ट्रीय नदी गंगा है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, और राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, जो मुंडो उपनिषद से लिया गया था। सर ज्योग्राफी क्लास नहीं, वो पर्यावरण के अंतर्गत जो ज्योग्राफी आती है वो हम पढ़ा देते हैं मुकेश जी। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत।
अब छोटी सी बातें और देख लेते हैं, भारत संबंधित कुछ अन्य बातें जो सीटेट में पूछे जा सकते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, क्लियर नहीं दिख रहा है? चलिए बात, अरे बाप रे सॉरी, बंद कर गई तुम, अरे बाप रे सॉरी, लाइट चली गई, ओह माय गॉड, सॉरी। आज के लिए इतना ही, बाकी कल क्योंकि लाइट चली गई है। जय हिंद, जय भारत, सभी को शेयर कर दीजिए। सॉरी, लाइट चली गई।